12 अप्रैल 2020, जिस समय पूरे देश में लॉकडाउन का समय चल रहा होता है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। बारिश जो थी वह काफ़ी ज़ोरों से हो रही होती है। तभी घर में 3 लोग रह रहे होते हैं, एक मामा, एक भांजा और एक बुजुर्ग दादी जो थी वह वहाँ पर उस घर में रह रही होती है। आधी रात में बारिश जो थी वह ज़ोरों की हो रही होती है और एक कमरे से किसी की हल्के हल्के चीखने की आवाज़ आने लगती है। तभी वह बुजुर्ग महिला उठती है और उस कमरे की तरफ छूते दीवार को सहारा लेते हुए वह जैसे ही कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है तो कुछ ऐसी चीज़ें वह देखती है जिसे देखने के बाद उनके पैर तले की जमी खिसक जाती है। सो दोस्तों, जब इस कहानी को आप पूरा सुनोगे तो आपके पैर तले भी जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं करण राज स्टोरी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटौंजा की। वहीं का रहने वाला कुलदीप राउत, जिसकी उम्र 42 साल थी। कुलदीप राउत की शादी करीब 10 साल पहले हो चुकी थी, जिस पत्नी का नाम अंजू राउत। लेकिन शादी हो जाने के 10 सालों के दौरान भी उन दोनों का कोई भी संतान नहीं हुआ था। जो कुलदीप राउत था वह अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ घर में ही रहा करता था और खेती बाड़ी से जो भी कुछ आता वह अपने घर के खर्चे को उसी से चलाया करता। दिन समय बीता हुआ जा रहा होता है। उसी दौरान जो कुलदीप राउत था वह अपनी पत्नी अंजू राउत से कहता है कि हमारे कोई संतान तो हो नहीं रहा, तो क्यों ना मैं अपने भांजे को अपने यहाँ ले आऊँ और उसे यहीं पर अपने बच्चे की तरह पढ़ाऊँ लिखाऊँ और कुछ बनाऊँ, ताकि वह आगे चलकर मेरे बुढ़ापे का हम लोग का सहारा बने। इस बात को सुनकर जो अंजू राउत थी वह तुरंत तैयार हो जाती है कि आप तो पते की कर रहे हो, लेकिन कुछ समय रुक जाओ, आज नहीं तो कल कोई ना कोई हम दोनों का संतान जो ज़रूर होगा। इस बात को सुनकर जो कुलदीप राउत था वह रुक जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। उसी दौरान जो कुलदीप राउत के पिता थे वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। पिता को छोड़कर जाने के बाद घर की जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी कुलदीप राउत के पिता लिए हुए थे वह सारी जिम्मेदारी कुलदीप राउत के ऊपर आ चुकी थी और दवा के खर्चे जो थे कुलदीप राउत के माँ के सारे खर्चे अब कुलदीप राउत खुद उठाने लगा था और अपनी पत्नी के खर्चे, घर के खर्चे। इस वजह से कुलदीप राउत जो था वह सोचता है कि गांव में रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी से उतने पैसे हो नहीं पाते जो कि घर के खर्चे भी ठीक तरीके से चल पाए। घर के खाने के लिए राशन भी जो है वह कभी कभी कम पड़ जाया करते हैं। क्यों न शहर जो है वह जाकर कमाना चाहिए। इस बात को सोचकर कुलदीप राउत अपनी पत्नी अंजू राउत के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अंजू, मैं सोच रहा हूं कि क्यों न मैं दिल्ली चले जाऊं और वहां पर जाकर कोई काम धंधा करूं, जिससे घर के खर्चे जो है वह सही तरीके से चल सके, सही पटरी पर चल सके। इस बात को सुनकर जो कुलदीप राउत की पत्नी अंजू राउत थी वह तुरंत तैयार हो जाती है कि आप जैसा सोच रहे हो वह सही सोच रहे होगे और घर के खर्चे भी हैं, काफ़ी हो रहे हैं, जो आप जब मन हो आप जा सकते हो। मैं जो हूँ वह माँ का ख्याल हमेशा रख लूँगी। इस बात को सुनकर कुलदीप राउत मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी पत्नी जो है वह हर किसी को मिलनी चाहिए, जो मेरे साथ इन दिनों भी रह रही है, जो कि मैं उतना सुख सुविधा तुम्हें दे नहीं पा रहा हूँ, फिर भी तुम मेरा साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलती आ रही हो। इस बात को सुनकर अंजू राउत मुस्कुराती है और अपने पति से गले से लिपट कर आंसू को बहाना शुरू कर देती है और कहती है कि काश हम दोनों को जो है वह एक संतान हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता और हम दोनों और भी ज़्यादा खुशी से रह पाते। इस बात को सुनकर जो कुलदीप राउत था वह अपनी पत्नी अंजू राउत को कहता है कि मैं तो सोच लिया हूँ कि मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊँगा, लेकिन घर में जो है वह कोई मर्द को रहना बेहद ज़रूरी है, जो क्यों ना भांजे को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, जो वहाँ पर गांव में रहा करता है। मेरी बहन जो है वह वहीं पर गांव में ही खेती बाड़ी किया करती है, जीजा भी वहीं पर खेती बाड़ी किया करते हैं, ले आता हूँ। इस बात को सुनकर अंजू कहती है कि ठीक है, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा ही कीजिए। दोनों जो थे बातें करते हुए अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही जो अंजू राउत थी वह घर के सारे काम को करना शुरू कर देती है। जो कुलदीप राउत थे वह उठते हैं और तुरंत
नहा धोकर तैयार होते हैं और अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बहन के घर पर जा रहा हूं अपने भांजे पीयूष को लाने के लिए। इस बात को सुनकर जो अंजू राउत थी वह तुरंत अपने पति के लिए खाना निकालती है और कुलदीप राउत खाना पीना खाते हैं और अपनी बहन के यहाँ निकल जाते हैं। दिन के करीब 2 बजते हैं। जब कुलदीप राउत अपनी बहन के यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहन का घर जो है वह बन रहा है और उसके जो जीजा हैं वह घर में अपने काम में लगे हुए हैं। अपनी बहन से मिलते ही जो कुलदीप राउत की बहन थी और जीजा दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तुरंत कुलदीप राउत को घर के अंदर ले जाते हैं और नाश्ता पानी कराते हैं और कहते हैं कि कैसे आना हुआ। जो कुलदीप राउत था वह कहता है कि मैं जो हूँ वह शहर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि घर में जो अंजू है वह घर पे अकेली रहेगी और माँ भी जो है वह घर में काफ़ी बुजुर्ग है और वह भी अकेली रहेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भांजे अपने पीयूष को लेकर वहाँ पर चला जाऊँ, वहीं पर रहकर वह पढ़ाई लिखाई कर लेगा, उसके सारे खर्चे जो है मैं दे दिया करूँगा। इस बात को सुनकर जो कुलदीप राउत की बहन थी वह तुरंत तैयार हो जाती है कि तुम कहो और मैं राज़ी नहीं हूँ, तुम ले जाओ पीयूष को और मैं पीयूष को समझा देता हूँ, वह अच्छी तरीके से वहाँ पर रहेगा और अंजू का भी ख्याल रखेगा। इस बात को सुनकर जो कुलदीप राउत था वह तैयार हो जाता है और तुरंत जो कुलदीप राउत की बहन थी वह पीयूष को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है, लेकिन घर में पीयूष जो था वह उस वक्त नहीं था, इसलिए कुलदीप राउत की बहन घर से निकलती है और घर में कई जगहों पर पीयूष को ढूंढती हुई वह गांव के बाहर चली जाती है, जहां पर जो पीयूष था वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में लगा हुआ था। पीयूष जैसे ही अपनी माँ को देखता है वह तुरंत अपनी माँ के पास पहुँचता है और कहता है कि माँ आखिर बात क्या है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जो कुलदीप राउत की पत्नी पीयूष की माँ थी वह कहती है कि तुम्हारे मामा जो है वह तुम्हें लेने के लिए आए हुए हैं, तुम्हें अब जो है वह अपने मामा के यहाँ रात दिन के बाद रहना है, वहीं पर पढ़ाई लिखाई करनी है। इस बात को सुनकर जो कुलदीप था वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह तुरंत अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल जाने के लिए वह घर पर पहुँचता है, जहाँ पर जो पीयूष के मामा थे वह बैठे हुए थे और जैसे ही कुलदीप राउत पीयूष को देखते हैं वह कहते हैं कि पीयूष मैं तुम्हें लेने आया हुआ हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं पर आज दिन के बाद मैं रहूँगा, तुम अपने ननिहाल में रहना, अपनी मामी के पास आओ, उसका ख्याल रखना। इस बात को सुनकर जो पीयूष था वह मुस्कुराता है और तुरंत तैयार होने के लिए चला जाता है। करीब आधे से 1 घंटे के दौरान जो पीयूष था वह तैयार होकर अपने सारे कपड़े और कुछ किताबों को लेकर अपने मामा कुलदीप राउत के साथ पीयूष अपने ननिहाल चला आता है, जहाँ पर अंजू राउत जैसे ही अपने भांजे को देखती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने भांजे को कहती है कि भांजा तुम तो काफ़ी जवान हो चुके हो और काफ़ी स्मार्ट भी दिख रहे हो, कई दिनों से मैंने तुम्हें दिखा नहीं था, कई महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, तुम इतने दिनों में काफ़ी जो है वह जवान हो चुके हो और हैंडसम दिखने लगे हो। इस बात को सुनकर जो पीयूष था वह मुस्कुराता है और कहता है कि मामी ऐसी कोई बात नहीं है, गांव में रहता हूं और थोड़े बहुत अपने दोस्तों के साथ दौड़ धूप करता हूं, इस वजह से हमारी बॉडी जो है वह देखने लायक बन चुकी है। इस बात को सुनकर जो अंजू थी वह मुस्कुराती है और जो कुलदीप राउत थे वह कहते हैं कि पीयूष काफ़ी थका आ रहा है, इसके लिए खाना लगा दो ताकि खाना खाकर ये आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाए। जो अंजू थी वह तुरंत किचन जाती है और पीयूष के लिए खाना पीना लगाती है और पीयूष और सभी घर के जो सदस्य वह बैठकर खाना पीना खाते हैं और पीयूष अपने कमरे में, जो कि मेहमानों के लिए अलग कमरा बना हुआ था, उस कमरे में चला जाता है और जो अंजू थी वह अपने पति कुलदीप के साथ अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन के सुबह के करीब 6 बजते हैं। जो कुलदीप था वह तुरंत अपने दोस्त के पास कॉल करता है कि मैं आज दिन के करीब 1 बजे गाड़ी को वह पकड़ने वाला हूं और दिल्ली पहुंचूंगा, वहां पर मेरा काम जो है वह तुम तलाश कर रखना, वहीं पर तुम्हारे पास रहकर मैं काम करूंगा। जो दोस्त था वह तुरंत तैयार हो जाता है कि तुम जब मर्जी हो, जब मेरे पास आ सकते हो, तुम्हारे लिए काम जो है वह यहाँ पर कोई कमी नहीं है, दिल्ली है, कोई छोटा मोटा शहर नहीं है जहाँ पर काम की कमी होगी। इस बात को सुनकर जो कुलदीप राउत था वह मुस्कुराता है और फ़ोन को रख देता है और दिल्ली जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। घर के सभी सदस्य जो थे वह कुलदीप राउत की दिल्ली जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। सभी लोग जो थे वह तैयारी करते हैं, जिसके बाद दिन के करीब 12 बजते हैं जब कुलदीप राउत और जो अंजू थी वह दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। जो
पीयूष था वह भी अपने मामा के पास पहुंचता है। जो कुलदीप राउत थे वह अपने भांजे को कहते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तुम यहाँ पर रहोगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना, तुम्हें कोई भी किताबों की कमी हो, कोई चीज़ की कमी हो, तुम बिंदास होकर मेरे पास कॉल कर देना, मैं हमेशा पैसे तुम्हें जो है वह भेज दिया करूँगा, और अपने मामी और अपने जो नानी है उसका ख्याल करना। इस बात को सुनकर जो पीयूष था वह हामी भरता है और मुस्कुराते हुए अपने मामा कुलदीप राउत को रेलवे स्टेशन छोड़ आता है। जिसके बाद जो पीयूष था वह वापस घर पर पहुंचता है, जहां पर जो अंजू थी वह और पीयूष दोनों काफ़ी हंसी मजाक करते हैं और बातचीत करते हैं। वह दिन गुजरता है और अगली सुबह होते ही जो पीयूष था वह वहीं के पास के स्कूल में जो कुलदीप राउत थे वह एडमिशन करा चुके थे। इस वजह से कुलदीप राउत के एडमिशन कराने के बाद पीयूष उस स्कूल में सुबह होते ही पढ़ने के लिए चला जाता है। दिन समय बीतता है। हर दिन शाम को जो कुलदीप राउत थे वह अपनी पत्नी के पास रात के 9 बजे कॉल कर बात किया करते और कुछ देर बात करने के बाद वह फ़ोन को रख दिया करते। जो अंजू राउत थी उनके पास एक स्मार्टफोन था और वह अपने कमरे में जाती और कुछ गाने वगैरह और कुछ अंग्रेज़ी फिल्में देखना शुरू कर दिया करती। हर रात को जो कुछ न कुछ आवाज़ें आया करती। इस वजह से पीयूष जो था वह हमेशा अपनी मामी को कहा करता कि मामी आवाज़ जो है वह अपने मोबाइल का कम कर वीडियोस को देखा करो, क्योंकि आवाज़ से जो है वह काफ़ी मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मेरी पढ़ाई में थोड़ी जो है वह ध्यान भटक जाया करता है। जो अंजू थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है। धीरे धीरे समय गुजरता है। साल 2020 जिस समय पूरे शहर में लॉकडाउन लग गया था, इसके बाद जो अंजू थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उधर जो कुलदीप राउत था वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने घर अब जाए तो जाए कहाँ, सर आखिर कितने दिनों तक लॉकडाउन जो है वह लगा रहेगा, क्योंकि शुरुआत में ही 21 दिनों की लॉकडाउन लग चुका था। जिसके बाद अंजू थी वह हर बार अपने पति कुलदीप राउत के पास कॉल करती, हाल चाल पूछा करती कि वहाँ पर आप जो है वह घर से ज़्यादा मत निकला कीजिएगा, क्योंकि बाहर जो है वह निकलने से जो है वह थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से जो कुलदीप राउत था वह अपनी पत्नी को हर वक्त समझाया करता कि तुम मेरी चिंता मत क्या करना, और तुम जो है वह पीयूष को भी समझाया करना कि वह घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि सरकार जो है वह अभी लॉकडाउन लगा चुकी है। इस वजह से तुम बाहर पीयूष को भी निकलने मत देना, और माँ को भी कहना कि घर से वह बाहर न निकले। ये दोनों जो थे वह एक दूसरे से बातचीत किया करते और ऐसे ही करीब 10 दिन बीत जाते हैं। 12 अप्रैल 2020 के रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। आधी रात का समय था। बारिश जो थी वह हो रही होती है। बारिश में अंधेरा था जो था वह काफ़ी घना था और बिजली जो थी वह गई हुई थी। जो कुलदीप राउत की माँ थी वह बरामदे में सो रही होती है और जो पीयूष था वह अपने मेहमान वाले जहाँ पर कमरा मिला हुआ था उस कमरे में सो रहा होता है। जो अंजू वह अपने कमरे में सो रही होती है और कुछ वह अपने मोबाइल में अंग्रेज़ी फिल्म देख रही होती है और कुछ आवाज़ें आ रही होती है। अचानक से वह अपने कमरे से निकलती है और वह सीधे वह अपने भांजे के कमरे में पहुंचती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। कुछ देर बाद ही किसी की हल्के हल्के चिल्लाने की आवाज़ आना शुरू होती है। जो बाहर में कुलदीप राउत की माँ सोई हुई थी वह उठ जाती है और देखती है कि अंधेरे में किसी की हल्की हल्की जो पीयूष के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। वह तुरंत अंधेरे में ही दीवार को सहारा को लेते हुए अपनी बैसाखी के पास पहुंचती है और बैसाखी के सहारे पीयूष के कमरे के दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचती है जो बिजली थी वह जोरों की चमकती है, जिस रोशनी में वह देखती है कि जो अंजू है वह पीयूष के साथ कुछ ऐसा कर रही है जो कि काफ़ी शर्मिंदा है। दोनों जो है वह गलत काम कर रहे हैं। इससे जिसको देखकर जो कुलदीप राउत की माँ थी वह अंजू को तुरंत आवाज़ लगाती है कि ये तुम क्या कर रही हो। जैसे ही अंजू इस बात को सुनती है वह तुरंत बाहर निकलती है कमरे से और कहती है कि माँ जी आप यहाँ पर कैसे आ गई, इतने अंधेरे में आप कहीं गिर जाओगी। जो कुलदीप राउत की माँ थी वह गुस्सा करना शुरू कर देती है कि बहू तुम जो कर रही थी वह ठीक चीज़ नहीं है, ये तुम्हारा भांजा है, तुम्हारे बेटे समान है और तुम जो है वह इस तरह के काम को कर रही हो। जैसे इस बात को सुनती है तो वह
जो है वह अपनी सास को समझाना शुरू कर देती है कि आप इन सब बातों पर ध्यान न दो, आपका बेटा जो है वह कोई काम का लायक तो नहीं है, वह हमेशा जो है वह उसके साथ में रहते हुए 11 साल से ऊपर हो चुके हैं और वह कोई काम का लायक नहीं है, एक संतान का सुख जो है वह मुझे नहीं दिया और वह शहर में भी है। इस बात को सुनकर जो कुलदीप राउत की माँ थी वह कहती है कि बहू, मैं जो हूँ अपने बेटे को ज़रूर बताऊंगी तुम्हारे हर हरकतों के बारे में। इस बात को सुनकर जो कुलदीप राउत की पत्नी थी अंजू राउत, वह कहती है कि आप जो है वह अपने बेटे से कुछ भी नहीं बताओगी। लेकिन कुलदीप राउत की माँ थी जो थी वह कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे को सारी बातों से अवगत ज़रूर कराऊंगी। इस बात को सुनकर जो कुलदीप राउत की पत्नी अंजू राउत थी वह तुरंत अपनी सांस को धक्का दे देती है, जिसके कारण वह अंधेरे में ही एक सोफे से जाकर टकरा जाने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जो पीयूष था वह दरवाजे पर खड़ा होकर इन सब दृश्य को देख रहा होता है और वह अपनी मामी के पास पहुंचता है और कहता है कि मामी, आप ही ने ये क्या किया, नानी को आपने इस दुनिया से अलविदा कर दिया, आप जो है वह ठीक नहीं किए। जो अंजू राउत थी वह कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे लिए क्या है और हम दोनों के लिए क्या है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इस बात को सुनकर जो पीयूष था वह कुछ समझ नहीं पाता और वह अगली सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। और जैसे ही अगली सुबह होता है वह पीयूष जो था वह अपने घर से बिना अंजू को बताए हुए वह वहाँ से निकल जाता है और अपने घर पर पहुँचता है और अपनी माँ को सारी बातों से अवगत कराता है। जिसके बाद पीयूष की जो माँ थी कुलदीप राउत की बहन, वह कुलदीप राउत के पास कॉल करती है। जब तक जो लॉकडाउन था वह समाप्त हो चुका था और वह लॉकडाउन समाप्त हो जाने के बाद जो कुलदीप राउत था वह तुरंत घर पर पहुंचता है और सबसे पहले वह अपनी बहन के पास पहुंचता है, अपने भांजे पीयूष के पास पहुंचता है और सारी बातों से अवगत होता है। जो पीयूष था वह सारी बातों से अवगत कराने के बाद जो कुलदीप राउत था वह तुरंत अपने वहीं के पास के थाने में पहुंचता है और अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर को दर्ज करवाता है कि उसकी पत्नी जो अंजू राउत है वह उसकी मां का कत्ल का जो है वह मुजरिम है, उसे गिरफ्तार किया जाए। और सारी बातों को उसे अवगत पुलिस को करवाने के बाद जो पुलिस थी वह तुरंत अंजू के पास पहुंचती है और अंजू को गिरफ्तार करती है। अंजू थी वह कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वह कमरे से बाहर जा रही थी और अचानक से वह सोफे में टकरा गई और वह गिर जाने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्योंकि वह काफ़ी बुजुर्ग थी, उनके शरीर में ताकत नहीं था, इस वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। लेकिन जो पीयूष था वह कुछ और ही बता रहा होता है। पुलिस के सामने सारी बातें जो थी वह पीयूष रख चुका था, इसलिए पुलिस कड़ी से अंजू से पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन अंजू जो राउत थी वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही होती है। काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद जो अंजू राउत थी वह सारी बातों को बताना शुरू कर देती है कि जब से उसकी शादी हुई है साल 2009 में, तब से वह दोनों जो है वह एक दूसरे के साथ बेहद ही खुशी से रह रहे थे और लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी उन दोनों का कोई भी संतान नहीं हो रहा था। लेकिन जो कुलदीप राउत था वह अपने मोबाइल में हर वक्त गंदी फिल्म दिखाया करता था। इस वजह से मुझे भी जो है वह उस फिल्मों की लत लग गई थी और उनके जाने के बाद मैं अपने मोबाइल में हर वक्त गंदी फिल्में देखा करता था। और काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक समय ऐसा आया कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने भांजे के कमरे में जाने का डिसाइड किया और मैं चुपचाप से अपने भांजे के कमरे में गया। और वहाँ पर जाने के बाद मैं अपने भांजे को जब वह फिल्में दिखाया तो हमारा भांजा जो है वह मुझ पर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा हुआ कि मामी ये आप क्या कर रही हो। लेकिन मैंने उसे बहलाया फुसलाया, जिसके बाद वह भी तैयार हो गया। इस बात को सुनकर जो पुलिस थी वह कहती है कि तुमने अपने भांजे की उम्र का ख्याल भी नहीं रखा कि तुम्हारी उम्र 38 साल हो रही है और तुम्हारे भांजे की उम्र 16 साल महज है, तुम उससे दुगनी उम्र की से भी ज़्यादा की हो। जो कुलदीप राउत की पत्नी अंजू राउत थी वह कहती है कि मैं पीयूष से प्यार करने लगी थी और मैं उसी के साथ आगे के जीवन बिताना चाहती हूँ। जो पुलिस थी वह कहती है कि अब आगे के जो जीवन है वह तुम्हारा जेल की सलाखों के पीछे कटेगा, तुमने जो किया है वह ठीक नहीं किया। पीयूष जो है वह सारी बातें जो है वह हम लोग के सामने बता चुका है। इतना कहकर पुलिस जो थी वह
अंजू राउत को जेल की सलाखों के पीछे कर देती है और तुरंत अगले दिन ही कोर्ट में अंजू राउत को पेश किया जाता है, जिसके बाद अंजू राउत को कड़ी सज़ा हो जाती है। और दोस्तों, आपको इस कहानी में किसकी गलती लगती है? क्या कुलदीप राउत की गलती थी कि वह अपनी पत्नी अंजू राउत को वह अपने घर पर अपने भांजे के सहारे छोड़कर गया, या फिर कुलदीप राउत की पत्नी अंजू राउत की गलती थी कि वह अपने भांजे, जो कि उसके आधे उम्र का था और वह उसके बेटे समान था, जो कि वह पहले बेटे कहकर उसे बुलाया करती थी, और अचानक से एक दिन ऐसा आया कि उसके मन में गलत धारणाएं आ गई, या फिर पीयूष की गलती थी कि वह उस रात को वह तुरंत अपनी नानी के पास चला जाता और वहाँ पर सारी बातों से अपनी नानी को अवगत कराता, या फिर उस नानी की गलती थी कुलदीप राउत की माँ की कि वह उस रात को अपनी बहू को कहती कि वह अपने बेटे से कुछ भी नहीं बताएगी, तो आज शायद वह अपने बेटे के साथ ठीक ठाक से रह रही होती है। आपको क्या लगता है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, हैशटैग अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।